चलो, तो अब एक अपन जो है वो एक जो आज चल रहा है, आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 4:30 बजे जो है वो एक ई रूपी को, ये एक डिजिटल पेमेंट है, सोल्यूशन है, उसको लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है इसका नाम? ई। अब ये ई रूपी मतलब क्या है? देखो, आर का मतलब जो है, वैसे तो रुपए का जो साइन होता है ना, रुपए के लिए है आर तो। और यूपीआई, यूपीआई तो आप समझते हो, यूपीआई पेमेंट करते हो ना। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो भीम जो ऐप होती है, या फिर आप कहीं पे भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो। और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ये तो इसका नाम हो गया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, ये इसका नाम जो है वो क्या है। और अब ये क्या लॉन्च किया इन्होंने भाई साहब ने, तो देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा पहले वैसे जाओ कि आप अगर कहीं पर, हम मान लो आपके घर वाले जो है वो आपको ये कहें कि जा ऐसा कर कि डेयरी से कुछ सामान लिया, और डेयरी से सामान लेने के लिए, लाने के लिए आपको दे दे कुछ पैसे। ठीक है, आप, या आप स्टूडेंट हो तो आपके, और दूसरा समझो कि आपको जो है, जैसे यहाँ पर रहते हो तो कोचिंग करने के लिए घर वालों ने आपको दिए पैसे कि जाओ और कोचिंग करो। अब तुम में से कुछ लोग तो होंगे जो बहुत सिंसियर हैं, वो तो बिल्कुल कोचिंग करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे कि भाई घर वालों से तो पैसे ले लिए और जयपुर में आके रहने लग जाएंगे, और घर वालों को ये कह देंगे कि साहब हाँ, मैंने कोचिंग जो है ज्वाइन कर ली, और घर वालों से जो भी फीस है उस फीस के पैसे मंगा लिए, और उसको अपनी मर्जी से उसको जो है कहीं भी उड़ा दिया। अब ऐसा होगा तो घर वालों को पता नहीं लगा, और आपने उस पैसे का मिसयूज जो है वो कर लिया। अब इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, ये जो समस्या है, इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? अब अगर मान लो, इस समस्या को दूर करने का एक तरीका ये है कि घर वाले क्या करें, एक विशिष्ट प्रकार का कूपन जारी करें। आपको वो कूपन दें कि भाई एक ऐसा कूपन है जो कि मान लो स्प्रिंग बोर्ड जारी करता हो कि भाई ये कूपन है, कोई भी खरीद लो, और फिर आप जो है उस कूपन को यहाँ लाके दिखाओगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। घर वालों ने वो कूपन खरीद लिया इंटरनेट से, या आपके मान लो स्प्रिंग बोर्ड किसी वेबसाइट से, कहीं से, और वो कूपन जो है वो आपको दे दिया कि जा वहाँ जयपुर जा और इससे कोचिंग कर लेना। अब वो कूपन अगर आप चाहो कि भाई वो किसी मूवी देखने जाओ, कि भाई वो कूपन मूवी देखने पे चल जाएगा, तो वहां नहीं चलेगा। या कहीं पर और कहीं जो है आप कुछ मौज मस्ती करना चाहो तो वहां नहीं चलेगा। वो सिर्फ कूपन कहाँ चलेगा? सिर्फ और सिर्फ जहां आपको जिस चीज के लिए दिया गया वहीं चलेगा। इसको, उस कूपन को एक और भाषा में कहते हैं वाउचर। ठीक है, उसको और क्या कहा जा सकता है? वाउचर कहा जा सकता है। तो वैसा ही एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर सिस्टम जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर का मतलब क्या है कि सरकार, अभी सरकार, आप देखो, ये तो सामान्य व्यक्ति की समस्या आई। सरकार के साथ में क्या समस्या आती है? सरकार ने, मान लो कि आपको आजकल होता है डीबीटी, डीबीटी तो जानते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत क्या होता है, सीधे सीधे आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। जैसे मान लो किसान सम्मान निधि है, तो उसके तहत 6,000 रुपए आपकी अकाउंट के अंदर आते हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तें जो है वो आती है। अब ये 2-2 हजार की जो 3 किस्तें आई, वो किस लिए दी? ताकि आप जो किसान है वो बीज अच्छे खरीद सके, वो फर्टिलाइजर खरीद सके, वो सिंचाई की वहां व्यवस्था कर सके, ऐसा कुछ कर सके। अब मान लो कि उसको दिए, और उसने, कोई जो किसान है वो तो, मान लो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो साहब दारू पीने वाला हो, और वो कहे साहब अपन तो कोई मतलब नहीं है, इससे पैसे आए और उसके जो है वो तो रोज दारू पी ले, तो सम्मान जो है वो तो बुरा हो गया। घर वाले कहें कि यार इसके अकाउंट में क्यों कराते हो, हमारे अकाउंट में कराओ ताकि हम इसका जो है सही यूज तो करें। तो ऐसा, मतलब ऐसा कोई भी सरकार जो है किसी भी प्रकार का ऐसा अगर कोई सुविधा दे रही है और उस सुविधा का कोई अगर मिसयूज कर रहा है, तो सरकार के पास अभी कोई ऐसा तंत्र नहीं है। तो सरकार ने कहा कि अपन ऐसा करते हैं कि इन लोगों को पैसे देने की बजाय हमें जिस चीज के लिए हम इनको पैसे दे रहे हैं उसका एक वाउचर दे देते हैं, और ये वाउचर जो है वो इनके पास में एसएमएस के माध्यम से या इनको क्यूआर कोड के माध्यम से वो वाउचर दे दिया जाएगा। कि भाई आपको अगर जैसे फूड कूपन है तो फूड के लिए फूड का वाउचर दे दिया, ई रूपी वाला, और अब आप जो है वो जाओ और मार्केट के अंदर जाकर खरीदो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या खरीद सकते हो? अनाज खरीद सकते हो। उससे फिर आप फिल्म नहीं देख सकते, उससे फिर आप दारू नहीं पी सकते। तो ऐसा होगा तो ये काम सही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसीलिए जो इसका सोल्यूशन लेके आए हैं, उस सोल्यूशन को क्या कहा गया है? ई रूपी नाम जो है उसको दिया गया। तो ई रूपी क्या है? तो ई रूपी इज अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस, कैश क्योंकि कैश का प्रयोग नहीं करना है, आपको कैश नहीं दिया जा रहा, और कॉन्टैक्टलेस कि अब किसी चीज से ऐसा
पैसे तो दोगे तो किसी से कांटेक्ट होता है, या फिर अगर हम किसी कार्ड से पेमेंट करें तो भी कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो ना तो कांटेक्टलेस भी है और कैशलेस भी है। और होता कैसा है इसके अंदर, तो इट इज ए क्यूआर कोड, या तो आपके पास में क्यूआर कोड आएगा या फिर आपके पास एक एसएमएस स्ट्रिंग आएगी, ठीक, कोई एसएमएस के माध्यम से आपके पास में कोई कोड आ गया। बेस्ड ई वाउचर है ये, विच इज डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ द बेनिफिशियरी, जो भी बेनिफिशियरी है उसके मोबाइल के ऊपर ये क्यूआर कोड भी आ जाएगा, या फिर कोई ये जो एसएमएस है उस एसएमएस के माध्यम से उसके पास में ये जो आपका वाउचर है वो वाउचर आ जाएगा। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति जहां भी जिस दुकान पे जाना होगा या जहां भी उसको जो भी सामान लेना है वहां पर जाए, और वो क्यूआर कोड जैसे ही दिखाएगा तो वैसे ही वो सामान जो है उसको दे दिया जाएगा, या वो जो भी सेवा चाहता है वो सेवा उसको दे दी जाएगी, और वो पैसा उस जो सेवा देने वाला है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो कि लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। The user of this seamless one-time payment mechanism will be able to redeem the voucher without a card, digital payment, app, internet access at the service provider। मतलब क्या हुआ इसका कि अब आपको कोई ऐप की जरूरत नहीं है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। आप कहो सब डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना है तो आप ऐसा करो कि लोगों को कोई ऐप आपने भीम रही है, यूपीआई रही है, जारी तो कर रखी है, फिर और डिजिटल पेमेंट के लिए कहाँ जरूरत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में अभी भी वो नोकिया 1100 वाले जैसे फोन है, तो उन लोगों के पास में कोई ऐप नहीं है, तो वो तो वैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास में कोई ऐप नहीं है या कोई इंटरनेट के अंदर उनका कुछ एक्सेस नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा इंटरनेट रिचार्ज वगैरह नहीं करा रखा, या फिर उनका किसी बैंक में अकाउंट ही नहीं है। ऐप में भी आप अगर ये फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको बैंक में कम से कम कोई अकाउंट तो चाहिए, या उसका जो वॉलेट होता है उस वॉलेट के अंदर तो आपको जो है वो चीजें चाहिए। परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको किसी बैंक के अंदर उनका जो है वो अकाउंट ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया जा सकता है कि उनका सिंपल मोबाइल फोन है, उस सिंपल मोबाइल फोन के अंदर जो है वो आपको या तो क्यूआर कोड आ जाएगा, और अगर क्यूआर कोड नहीं आ सकता उसके अंदर तो फिर कोई एसएमएस जो है वैसा आ जाए। इट इज पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक। पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक का क्या मतलब कि किस व्यक्ति को देना है और किस कार्य के लिए देना है। कि भाई जैसे कोई महिला है और वो अगर जो है वो गर्भवती है, और अब हमें पता है कि साहब उस गर्भवती महिला को न्यूट्रिशन की आवश्यकता जो है वो ज्यादा होती है, तो ऐसी जो महिला होगी तो उसको पर्सन स्पेसिफिक हो गया, उसके मोबाइल पर आएगा। और पर्पस भी कि उससे सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदा जा सकता है, तो कोई न्यूट्रिशनल चीजें खरीदी जा सकती है, या कोई आयरन की कोई गोलियां वोलियां आपको अगर बेचनी है, मतलब उसको आपको चाहते हो कि भाई उसके आयरन की कमी रहती है, भारत में एक समस्या है, तो आयरन की गोलियों के लिए ही उसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। तो पर्पस तो हो गया आयरन की गोलियां, और पर्सन कौन, तो वो कोई गर्भवती महिला, या फिर अगर कोई भूख से कोई पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कि भाई ये भूखा ना सोए तो उसके अकाउंट में आ जाएगा, उससे क्या मिलेगा, उसको सिर्फ अनाज मिलेगा। पर्सन भी स्पेसिफिक हो गया और पर्पस भी स्पेसिफिक हो गया। अब ये जो पूरा वाउचर सिस्टम बनाया है, ये किसने बनाया है, कौन है इसके पीछे, तो इसके पीछे जैसे यूपीआई किसने बनाया, तो वो कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑन इट्स यूपीआई, उसका जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर ये वाउचर बनाया गया, और इन कोलैबोरेशन विद, इसके साथ एनपीसीआई, ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके साथ साथ और कौन है, तो इसके साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाओं का जो विभाग है, अपना वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग होता है जिसको अपन कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, जो स्वास्थ्य और परिवार मिनिस्ट्री परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो भी है, और साथ साथ में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये भी ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई ये है ई वाउचर है या ई रूपी है, किसने विकसित किया है, तो किसने विकसित किया, तो हमको सबके नाम याद होने चाहिए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम याद होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। अब अगर मान लो वो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर आपको तीसरा ये भी याद होना चाहिए फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ का जो मिनिस्ट्री है, और फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब अगर उसने एक भी चीज को एग्जाम के अंदर क्या करेंगे, प्री में भी कुछ ना कुछ चीज को बदल देते हैं,
कि भाई जैसे ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तो सबको पता है कि साहब ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। उसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जगह उसने डाल दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो फिर नहीं साहब, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है, या फिर वो ये कह दे कि सब आरबीआई है इसके अंदर, एंड ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर साथ में आरबीआई भी है, फिर साथ में फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है, और फिर साथ में एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी डाल दी। तो फिर आप यूँ देखोगे कि हाँ यार, अगर ये पेमेंट वेमेंट की बात हुई है तो आरबीआई तो हो गई, तुक्का लगाना चाहोगे तो फिर तुक्का जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि कौन कौन से इसके अंदर चीजें जो है वो है। तो ये सब मिलकर इसका जो है वो निर्माण किया है। हाउ डज द ई रूपी डिजिटल पेमेंट वर्क्स? RUPI यानी ई रूपी डिजिटल भुगतान कैसे काम करता है, ये तो वैसे मैंने बता ही दिया। ई रूपी कनेक्ट्स द स्पॉन्सर्स ऑफ द सर्विस। सर्विस का स्पॉन्सर कौन है? अगर वो स्पॉन्सर सरकार भी हो सकती है और कोई निजी व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई निजी कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, यानी जिसने वो कूपन खरीदा हो या ई वाउचर खरीदा हो। सर्विसेज कनेक्ट्स द स्पॉन्सर ऑफ द सर्विसेज विद द बेनिफिशियरी, उसका जो लाभ जिसको मिलने वाला है, एंड द सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस देने वाला है। तीन हो गए, एक तो स्पॉन्सर हो गया, ठीक है, और एक बेनिफिशियरी हो गया, और एक उसका सर्विस प्रोवाइडर। ये तीनों जो हैं, इन तीनों को कनेक्ट कौन करेगा? तो ये ई रूपी जो है उन तीनों को कनेक्ट कर देगा, ठीक है। इट ऑल्सो एंश्योर्स दैट द पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर इज मेड ओनली आफ्टर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए उसी के बाद सर्विस प्रोवाइडर को पैसा मिलेगा। भाई ये बेनिफिशियरी गया आयरन की गोलियां लेने के लिए, और आयरन की गोली कौन देगा? तो साहब मेडिकल वाला देगा। तो मेडिकल वाला तो हो गया सर्विस प्रोवाइडर, और आयरन की गोली गर्भवती महिला, और इसके लिए ई रूपी जारी किसने किया है? तो सरकार और सरकार में मान लो ये जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मिनिस्ट्री है, इसने जारी की, तो हो गया स्पॉन्सर। अब जैसे आयरन की गोलियां इसको मिलेगी, उसके बाद में ये जो ई वाउचर है, वो QR कोड है, वो उसको दिखाएगा, और उसको दिखाने के बाद में फिर उसको ट्रांसफर कर देगा, और ट्रांसफर करने के बाद में ही उसका पेमेंट जो है पेमेंट होगा। तो पहले सर्विस डिलीवरी होगी और उसके बाद में पेमेंट जो है वो किया जाएगा। बीइंग प्रीपेड इन नेचर, ये पहले से प्रीपेड है, इसके पैसे जो है वो पहले से सरकार ने जो है वो सरकार ने जिसने भी जारी किया उसने पहले से भरे हुए हैं, तो इसलिए इट अश्योर्स टाइमली पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर। पहले कई बार क्या होता है, सरकार तो घोषणाएं कर देती है कि साहब ये जैसे उर्वरक है, तो जो भी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है उसको सरकार कह देती है कि साहब आप तो सस्ते में बेचो, ये जो यूरिया है वो यूरिया सब्सिडाइज यूरिया दो किसानों को सब्सिडाइज मिल जाता है, परंतु सब्सिडी अब ये जो अभी वो सस्ते में तो किसने दिया? उस कंपनी ने, और सरकार कहती है बाद में कि इस कंपनी को हम पे कर देंगे, पर वो कंपनी जो होती है उसको सरकार पे करती नहीं है टाइमली, ठीक है, उसको जो है फिर पे करने में कभी 1 साल कभी 2 साल लगा देती है। तो उसने इसलिए वो जो कंपनी होती है उस कंपनी को जो है घाटा उसका ज्यादा बढ़ता जाता है। तो ऐसी समस्या को भी दूर जो है उसमें करता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब पहले से पे किया हुआ है, तो आपको अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस देने वाला जो भी कंपनी है या जो भी उसमें एजेंट है, उसको अब और कोई डिले जो है उसमें नहीं होगी, ठीक है। कहाँ यूज होगा? तो जैसे मैंने ये कुछ एग्जांपल तो बता दिए, वैसे ही यहाँ पर भी है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन डिलीवरिंग सर्विसेज अंडर द स्कीम्स मेंट प्रोवाइडिंग ड्रग्स मतलब ये जो आपका आयरन की गोलियां वगैरह हो गई, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कोई अगर पोषण से संबंधित कोई बात है, अंडर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी इरेडिकेशन, तो टीबी की गोलियां वगैरह कुछ दे रहे हो, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स अंडर द स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी एटसेट्रा। इवन द प्राइवेट सेक्टर कैन लेवरेज, तो एक बार इसको हिंदी में देख लें। इसका उपयोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक सब्सिडी, मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, दवाओं और निदान के तहत दवाएं और पोषण सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, सेवाओं को देने के लिए किया जाता है। इवन प्राइवेट सेक्टर कैन लेवरेज द डिजिटल वाउचर्स एज पार्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है, कार्यक्रमों को के हिस्से के रूप में भी डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकता है। जैसे अभी अगर कोई कंपनी डिसाइड करे, मान लो कि इन्फोसिस है, और इन्फोसिस ये डिसाइड करे कि उसके जो कंपनी के अंदर जो लोग हैं उन सबके वैक्सीनेशन होना चाहिए, उनको सबको कोरोना का जो है टीका लगा हुआ होना चाहिए। अब वो कहे उनको, एक तो ये बात कहा जाए मतलब एम्प्लॉइज को कि तुम ऐसा करो, जाओ और कोरोना का टीका लगवा लो और बाद में उसका पेमेंट जो है हम कर देंगे,
तो ये तो पेमेंट होगा बाद में। इसके बजाय वो कंपनी क्या कर सकती है, सीधे ही वो जो भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के मोबाइल के ऊपर ये ई रूपी के माध्यम से वाउचर दे दिया। ये वाउचर किसके लिए है, साहब वैक्सीनेशन के लिए है। तो बस इस वाउचर से क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन ही हो सकता है, इससे फिल्म नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसा निजी क्षेत्र भी यूज में ले सकता है। इवन निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर कोई यूज में लेना चाहे, जैसे अगर कई बार अपने पास में ऐसे मैसेज आते हैं कि किसी के कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी के ऐसा दिखता है कि भाई उसका ऑपरेशन होना है, कोई बहुत बेहद वैसा गंभीर सा ऑपरेशन है और उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, तो वो लोग ऐसे फंड रेजिंग का कैंपेन चलाते हैं, साहब इसके लिए जो है फंड रेज करो, लोगों को कहते हैं कि भाई आप भी इसमें जो है कुछ कंट्रीब्यूट करो। लोग तो बड़े भले मन से कंट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसे फंड रेजर जो होते हैं वो कई बार बीच में उन पैसों को खा जाते हैं। तो उनको सीधे पैसे देने की बजाय ऐसा ई वाउचर जो है उनको दिया जा सकता है, तो फिर उन पैसों का जो है वो मिसयूज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, फिर अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हुए, तो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, किस पर्पज स्पेसिफिक हो गया और पर्सन स्पेसिफिक, लीकेज प्रूफ, इसका और कहीं मिसयूज नहीं हो सकता, तो इसलिए लीकेज प्रूफ है, इसमें कोई रिसाव जो है वो नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है कि किसको कितना वाउचर दिया गया है और उसने कहाँ यूज किया है, वो सब आपको पता है इसके अंदर कि भाई किस किसने इस वाउचर का यूज कर लिया, तो उनको तो वो सेवाएं मिल गई, जिन जिन ने वाउचर यूज नहीं किया उनको सेवाएं नहीं मिली। तो वो पारदर्शिता जो है वो सिस्टम में आ जाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड टू अनबैंक्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास बैंक में अकाउंट नहीं है, जिनके पास ये यूपीआई पेमेंट वगैरह वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है, उन तक भी ऐसी सेवाएं जो है पहुंचाई जा सकती है। और किसी प्रकार की ऐप या इंटरनेट जो है उसकी आपको जरूरत नहीं होती कि ये प्राप्त करने के लिए ऐप से या किसी बैंकिंग तंत्र से आप जुड़े हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, और इससे फिर क्या बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल पेमेंट, जो डिजिटल पेमेंट को इससे बढ़ावा मिलता है। तो ये सब बेनिफिट्स जो है वो इसके, ठीक है, तो ये है आपका ई रूपी प्रोग्राम।